नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रधानमंत्री बनने के बाद यह लगातार 10वीं दिवाली थी जो बॉर्डर पर मनी। हर साल जगह बदल जाती है। इस बार हिमाचल प्रदेश के लेपचा बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली मनाई। तिब्बत से 2 किलोमीटर दूर जवानों का उत्साह बढ़ाया। दुश्मन देश को नए हिंदुस्तान का सामर्थ्य भी बताया। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर दिवाली मनाने का यह सिलसिला मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ। भुज में आए भूकंप को छोड़ दें तो पिछले 35 सालों से मोदी की दिवाली बॉर्डर पर ही मन रही है। दरअसल इससे प्रधानमंत्री का राष्ट्रवाद झलकता है। वे खुद को जवानों के साथ जोड़ते हैं। पीएम मोदी ने आज लेपचा में अपने परिवार का जिक्र किया। आखिर कौन है पीएम का परिवार जिनके साथ वो दिवाली मनाने हर बरस अलग अलग बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। मोदी के लिए त्योहार क्या है? जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। पीएम मोदी के लिए परिवार क्या है? जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। मोदी के लिए दिवाली क्या है? मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। भारत माता की, भारत माता की। आप सोचते होंगे पीएम मोदी 7 लोक कल्याण मार्ग की जगह पिछले 10 साल से बॉर्डर पर ही दिवाली क्यों मनाते हैं? भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी ने आज राज खोल दिया कि इसका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने से कोई लेना देना नहीं है। यह सिलसिला पिछले 35 सालों से जारी है। जब पीएम मोदी सिर्फ एक सामान्य कार्यकर्ता थे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने जैसी तब कोई सोच भी नहीं थी। मोदी ने तभी से सोचना शुरू किया कि दिवाली उन जवानों के साथ मनानी है जो हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा है। कहां भी गया है अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। और ये काम शायद 30-35 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा। मैंने कोई दिवाली ऐसी नहीं है जो आप सबके बीच जाकर के न मनाई हो। 30-35 साल हो गए। जब पीएम नहीं था, सीएम नहीं था, तब भी एक गर्व से भरे भारत के संतान के नाते मैं दिवाली पर किसी न किसी बॉर्डर पर जरूर जाता था। 2014 में पीएम बनने के बाद से ही मोदी हर साल बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। पीएम बनने के बाद मोदी ने पहली दिवाली सियाचिन में जवानों के साथ मनाई थी, जहां पारा -32 डिग्री तक चला जाता है। वहां जवानों के साथ हाथ मिलाकर बताया था वो भी उनके परिवार के हैं। 2015 में पीएम मोदी पंजाब में जवानों के बीच पहुंचे और दिवाली सेलिब्रेट की। यहां वे 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा भी करने पहुंचे थे। तो 2016 में हिमाचल के सुमदो बॉर्डर पर, वहीं 2017 में वो जम्मू कश्मीर की गुरेज वैली में जवानों के बीच पहुंचे थे। 2018 में उत्तराखंड के हर्षिल में
जवानों से मिले तो दिवाली के लड्डू अपने हाथों से खिलाया। 2019 में जम्मू कश्मीर के राजौरी बॉर्डर पर दिवाली मनाई। 2020 में जैसलमेर गए तो जवानों के लिए तोहफा भी लाए, जबकि 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा और 2022 में कारगिल में जवानों से मिलकर हाथों से मिठाई खिलाई थी। इस बार भी लेपचा में आईटीबीपी के जवानों के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाया। कहा जाता है कि पर्व वही होता है जहां परिवार होता है। पर्व के दिन अपने परिवार से दूर सीमा पर तैनात रहना, ये अपने आप में कर्तव्य निष्ठा की पराकाष्ठा है। आपके उत्साह में कमी का नामो निशान नहीं है। उत्साह से भरे हुए हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का ये बड़ा परिवार भी आपका अपना ही है। और देश इसलिए आपका कृतज्ञ है, ऋणी है। इसलिए दीपावली पर हर घर में एक दिया आपकी सलामती के लिए भी जलता है। पिछले 10 साल में ये दूसरा मौका है जब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में हिमाचल के सिमदो में जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की। मोदी ने इस बार दिवाली के लिए लेपचा को ही क्यों चुना? पहले खबर थी कि पीएम मोदी एलओसी जाने वाले हैं, लेकिन मोदी इस गांव आए तो क्यों आए? हिमाचल प्रदेश के स्पीति में मौजूद लेपचा तिब्बत से पहले भारत का पहला गांव है। यहाँ पर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। ये इलाका पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। लेपचा दर्रा काफी दुर्गम माना जाता है। लेपचा चेक पोस्ट चीनी सरहद से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इस चेक पोस्ट से नीचे की तरफ चीनी गांव है और यहाँ पर चीनी फौज तैनात है। ये ऐतिहासिक धरती और दीपावली का ये पवित्र त्योहार, ये अद्भुत संयोग है, ये अद्भुत मिलाप है। संतोष और आनंद से भर देने वाला ये पल मेरे लिए भी, आपके लिए भी और देशवासियों के लिए भी दिवाली में नया प्रकाश पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से, आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं, तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। ये पीएम मोदी का वो परिवार है जिससे मिलने पीएम हर दिवाली के दिन पहुंचते हैं। सेना का जैकेट और टोपी पहने पीएम मोदी को अपने बीच पाकर आईटीबीपी के जवानों का जोश हाई हो गया। इस दौरान पीएम ने देश के जाबाज जवानों का मुंह मीठा कराया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। इन तस्वीरों से जवानों का मनोबल तो बढ़ता ही है। हर हिंदुस्तानी भी इन तस्वीरों से खुद को अटैच करता है। जवानों के बीच से पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के जो हालात हैं, उसमें भारत से लोगों को
काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित रहें। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। मेरे परिवारजनों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे, और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अड़ीग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। लेप्चा में पीएम मोदी ने भगवान राम को याद किया तो देश के जवानों की भी जमकर तारीफ की। देश के हालात पर, दुनिया के हालात पर मोदी ने जवानों को मैसेज दिया कि डटे रहना है, झुकना नहीं है, शान से खड़े रहना है। दरअसल पीएम मोदी जब कुछ कहते हैं तो उसका गहरा मतलब होता है। पीएम ने बॉर्डर से भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को भी बड़ा मैसेज भी दिया। पीएम ने भारत के दुश्मनों को संदेश देने के लिए जो जगह चुनी वो चीन बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर है। पीएम मोदी ने कविता के जरिए बताया कि नए हिंदुस्तान का सामर्थ्य क्या है। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। अमृतकाल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। क्योंकि अपने बल विक्रम से जो संग्राम समर लड़ते हैं, सामर्थ्य हाथ में रखने वाले भाग्य स्वयं घड़ते हैं। देश के जाबाज सैनिकों के प्रति पीएम मोदी का लगाव यूं ही नहीं, बचपन से पीएम मोदी खुद सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। वे गुजरात के जामनगर के बाला चड्डी में स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन तब परिवार के खराब आर्थिक स्थिति के चलते नहीं पढ़ पाए थे। उन्होंने दाखिले के लिए एडमिशन फॉर्म खरीदा था, लेकिन बाद में पिता के मना करने के बाद उन्हें काम में हाथ बटाने लगे। पीएम मोदी चाहकर भी सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले पाए थे। पीएम की बचपन की कुछ तस्वीर भी है
जिनमें उन्होंने सेना की ड्रेस पहनी है। यही वजह है कि पीएम मोदी में सैनिकों को लेकर बचपन से उनके अंदर एक अलग छवि है। जब देश दिवाली का पर्व मनाता है तो वो जवानों के साथ इस पर्व की खुशियां बांटते हैं। भारत माता की वंदे वंदे। आज यानी दीपावली से करीब 71 दिन बाद अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर में निर्माण जोर शोर से चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन यह राम मंदिर कैसे बन रहा है, इसके निर्माण में किस किस तरह की चुनौतियों का, चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कहां से पत्थर मंगवाए गए, कैसे डिजाइन बना, राम मंदिर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किसी तपस्या से कम नहीं है। राम मंदिर का यह सपना कैसे साकार हो रहा है, एक एक डिटेल आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। राम आएंगे तो यहाँ विराजेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में जिस स्थान पर ध्वजा लगी, बाईस जनवरी 2024 को ठीक इसी जगह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भय दारुणम्। श्री राम 51 इंच ऊंची श्री राम की मूर्ति होगी, जिनके चरण संगमरमर से बने कमल दल पर होंगे। कमल दल के नीचे 20 इंच ऊंचा पेडेस्टल होगा। भक्तों को दर्शन के लिए न नीचे देखना होगा न ऊपर देखना होगा। एकदम आंखों की सीध में श्री राम विराजमान होंगे। श्री राम की मूर्ति ऐसी होगी जिस पर राम नवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य किरणों का तिलक होगा। रामलला गर्भगृह में होंगे, वहीं पर सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर 3 मिनट से 5 मिनट तक उनके लाट पर पड़ेंगी। राम अयोध्या आ रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों का पुण्य बढ़ जाता है और जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। वो प्रभु श्री राम अपने मंदिर आ रहे हैं। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। अयोध्या करती है आह्वान, घाट से कर मंदिर निर्माण। 23 जनवरी 2024 तारीख याद रखिए। 23 जनवरी 2024 यानी अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त से ही राम भक्तों को प्रभु श्री राम के दर्शन शुरू हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अनुमान लगाया है कि आम दिनों में 70,000 भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन के लिए भक्त गर्भगृह के ठीक बाहर गूढ़ मंडप में खड़े होंगे। दर्शन के लिए भक्तों की 6 कतार लगेगी। हर भक्त को रामलला के दर्शन के लिए 17 से 20 सेकंड मिलेंगे। विशेष दिनों में या त्योहार के अवसर पर 70,000 की जगह 1.25 लाख भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन विशेष दिनों में दर्शन के लिए 5-6 सेकंड ही मिल पाएंगे। अयोध्या में ही 3 अलग अलग स्थानों पर मूर्तिकारों की 3 टीमें रामलला की मूर्ति तराश रही हैं। रामलला की सबसे सुंदर मूर्ति का चयन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी करेंगे और 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल द्वादशी को शुभ अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे।
अयोध्या के अस्थायी मंदिर में रामलला अपने तीनों भाइयों के साथ विराजमान हैं। आपको लगता होगा कि नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मूर्ति का क्या होगा, तो नोट कर लीजिए। गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति के ठीक सामने एक स्वर्ण जड़ित सिंहासन होगा। सोने के उसी सिंहासन पर रामलला विराजमान की चल मूर्ति रखी जाएगी। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी वहीं रखी जाएंगी। रामलला की ये चल मूर्ति 22 जनवरी 2024 को अस्थायी मंदिर से श्री राम मंदिर के गर्भगृह में लाई जाएगी। 22 जनवरी 2024 को पुष्पक नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त होने के कारण ये दिन बेहद अहम है, बेहद शुभ है। इसी दिन रामलला की मूर्ति मंदिर में स्थापित की जाएगी। रामलला के भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। तकरीबन सुबह 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान के रूप में रामलला की 2 मूर्ति गर्भगृह में स्थापित करेंगे। अभी तक जिस रामलला की मूर्ति की पूजा करते आए हैं श्रद्धालु, वो रामलला की मूर्ति भी गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा एक और मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है जो श्रद्धालुओं को देखने लायक हो। राम मंदिर के एक गर्भगृह में श्री राम की 2 मूर्तियां क्यों, इसकी वजह भी जान लीजिए। अस्थायी मंदिर में जो रामलला विराजमान है वही पिटिशनर है। राम जन्मभूमि का मुकदमा कोर्ट में उन्होंने ही लड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको स्वीकार किया है। राम मंदिर जिस जमीन पर बन रहा है उसके मालिक रामलला विराजमान ही हैं, इसलिए वे मंदिर में स्थापित होंगे ही। रामलला विराजमान की मूर्ति बाल स्वरूप में है। उनके हाथ में एक खिलौना है। श्री राम की नई बन रही मूर्ति में राम 4-5 साल के बाल स्वरूप में होंगे। बाल स्वरूप में छोटी मूर्ति होने से भक्तों को रामलला विराजमान के दर्शन में दिक्कत होती है। गर्भगृह के सामने आने पर भी भक्तों को छोटी मूर्ति के दर्शन नहीं होने पाते। भक्तों को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए श्री राम की एक बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है। विशेष अवसरों पर झांकी जैसे कार्यक्रमों में रामलला की चल मूर्ति को गर्भगृह से बाहर लाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक भक्त उनके दर्शन कर सकें। लेकिन अचल मूर्ति हमेशा हमेशा के लिए गर्भगृह में ही स्थापित रहेगी। सुनो राम कथा 1000 साल तक हिंदू धर्म की पताका इस राम मंदिर पर लहराएगी। हर हिंदू हो जाए तैयार, खुल रहे हैं राम मंदिर के द्वार। 500 साल की प्रतीक्षा पूरी होने वाली है सनातनी इच्छा। अयोध्या में विश्व स्तरीय कार्यक्रम के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 22 जनवरी 2023 को भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे ठीक पहले यहां आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी की जा रही है। अंतर्राज्यीय बस अड्डे, श्री राम एयरपोर्ट, इसके साथ ही साथ अयोध्या और आसपास के इलाकों में मॉडल रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अयोध्या से गुजरने वाले लोगों के लिए, ताकि उन्हें भक्ति का एहसास हो, खास इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं उन पर मंदिर की आकृति उकेरी गई है। इसके साथ ही साथ 3 पथ भगवान राम तक पहुंचने के लिए श्रद्धा का अनुभव श्रद्धालुओं को करवाएंगे। एक तरफ भक्ति पथ, राम पथ और राम जन्मभूमि पथ से होकर श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ेगा। इन पथों से होकर ही श्रद्धालु हनुमान गढ़ी के दर्शन कर पाएंगे और रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम का मंदिर सज रहा है, राम का मंदिर जगमगा रहा है। अभी तो शुरुआत है, श्री राम के आने पर ही छटा कुछ और होगी। कंचन कलश विचित्र समारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदनवार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। राम के नगर प्रवेश के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि अयोध्या वासियों ने सोने के कलशों को
मणि और रत्नादि से भरकर उनको सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। अयोध्या ठीक वैसी ही सज रही है जैसी त्रेता युग में सजी थी। तो फिर राम मंदिर के कहने ही क्या। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो हर दृष्टिकोण से अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक है। मंदिर निर्माण की तस्वीरों को देखकर ही हर हिंदू हृदय हर्षित हो जाता है। ये मंदिर तैयार होकर कैसा लगेगा, हम भक्तों को घर बैठे उसी राम मंदिर के दर्शन करा रहे हैं। राम मंदिर के द्वार खुलेंगे तो वहां क्या क्या दिखेगा, हम सीधे राम मंदिर से बता रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में नक्काशीदार दरवाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। राम दरबार में नक्काशीदार दरवाजे लगाए जाएंगे जिन पर विष्णु, कमल, वैभव का प्रतीक गज यानी कि हाथी की आकृति उकेरी जाएगी। इसके साथ ही साथ देवी देवताओं की आकृतियां स्वागत मुद्रा में उकेरी जा रही हैं। इतना भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है जिसमें राजस्थान के बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन पत्थरों पर भी खूबसूरत खूबसूरत जो आकृति हैं उन्हें उकेरा जा रहा है। देवी देवताओं की आकृतियों को उकेरा जा रहा है, नक्काशी की जा रही है, फूल पत्तियां बनाई जा रही हैं ताकि दूर दराज तक जो आने वाले लोग हैं वो राम मंदिर की एक भव्य और दिव्य तस्वीर अपने साथ लेकर आए। रामलला के भक्त पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश करेंगे। 32 सीढ़ियां चढ़कर वो सिंह द्वार तक पहुंचेंगे और वहां से मंडप में प्रवेश करेंगे। रंग मंडप, नृत्य मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप और गुड़ मंडप, 5 मंडपों से होकर भक्त गर्भगृह के करीब तक जाएंगे। सिंह द्वार से गर्भगृह तक पहुंचने के लिए भक्तों को 390 फीट चलना होगा। राम मंदिर का नॉर्थ गेट यानी उत्तरी दरवाजा आम दिनों में नहीं खोलेगा। उत्तरी दरवाजा विशेष मौकों पर ही खोला जाएगा। नॉर्थ गेट के बाहर का पूरा प्लान अभी नहीं बना है, लेकिन अनुमान है कि ये गेट वीवीआईपी एंट्री के लिए रिजर्व रहेगा। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 6 द्वार होंगे, सभी में एक एक कतार होगी। 70 से 75 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे और सभी को तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय दर्शन के लिए मिल सकता है। हालांकि ये संख्या अगर 1 लाख से पार हो जाती है तो ये वक्त घटकर 7 मिनट का रह जाएगा। श्रद्धालु राम जन्मभूमि पथ से ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। सबसे पहले पीएफसी में सुरक्षा जांच के बाद उत्तर पथ से होते हुए परकोटे में दाखिल होंगे। परकोटे में 800 मीटर तकरीबन मार्ग में परिक्रमा करते हुए मंदिर में प्रवेश होगा और फिर दक्षिण द्वार से श्रद्धालुओं की निकासी होगी। पूर्वी द्वार से मंदिर में प्रवेश के लिए 32 सीढ़ियां चढ़कर राम भक्त जिस प्लिंथ यानी चबूतरे तक पहुंचेंगे उसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। राम मंदिर निर्माण में जितना समय लगा उसका आधे से ज्यादा हिस्सा प्लिंथ और उसके नीचे राफ्ट बनाने में लगा। देश के बड़े तकनीकी संस्थानों की एक टीम ने राम जन्मभूमि पर निर्माण की बारीकियों का अध्ययन किया। फिर हैदराबाद के नेशनल जियो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जीपीआर सर्वे करके खुदाई का सुझाव दिया। 3 महीने में 1,85,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदकर निकाली गई। इसके बाद गर्भगृह के नीचे 14 मीटर गहरा और उसके अगल बगल 12 मीटर गड्ढा तैयार किया गया। फिर इस गहराई को भरने और दबाने का तकनीकी काम शुरू हुआ। 12 इंच मोटी कॉम्पैक्ट कंक्रीट की परत को 10 टन के रोलर से दबाकर 10 इंच का बनाया जाता। उसके ऊपर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की एक और परत डाली जाती है। गर्भगृह में इस तरह की 56 और उसके बगल के हिस्से को ऐसी 48 परत भरकर राफ्ट तैयार की गई जिस पर राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हुआ। नींव भराई के इस काम में करीब 6 महीने लगे। राफ्ट तैयार हो जाने के बाद विशेष रूप से समतल की गई जमीन के ऊपर ग्रेनाइट के पत्थरों को जमाने का काम शुरू हुआ। राम मंदिर के चबूतरे में 17,000 ग्रेनाइट ब्लॉक्स लगे।
एक एक ग्रेनाइट ब्लॉक 20-20 क्विंटल का है। इस तरह चबूतरे में 6,16,000 घन फीट ग्रेनाइट पत्थर लगा। चबूतरे के नीचे राफ्ट तैयार करने में M35 ग्रेड का 9,500 घन मीटर कॉम्पैक्ट कंक्रीट यूज हुआ। चबूतरे में ग्रेनाइट इसलिए लगाया गया ताकि मंदिर को जबरदस्त मजबूती मिले। अगले 1000 साल तक राम मंदिर को ना तो मरम्मत की जरूरत पड़ेगी, ना ही इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। यहाँ तक कि तेज भूकंप के झटके भी राम मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता वाला भूकंप भी राम मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राम मंदिर में दरारें नहीं आ पाएंगी। इसके लिए राम मंदिर में लगने वाले पिलर्स को मोटा किया गया है। दीवारों में भारी पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि नींव को भरते हुए भी भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है ताकि राम मंदिर हजारों सालों तक यूं ही मजबूती के साथ खड़ा रहे। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जगह मंदिर का भूमि पूजन किया, ठीक उसी जगह पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम मंदिर का गर्भगृह सेमी सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ये पूरी तरह वास्तु आधारित है, जिसका डिजाइन राम मंदिर के आर्किटेक्ट सोमपुरा ने तैयार किया है। गर्भगृह को सेमी सिलेंड्रिकल रखने का एक और कारण है, गर्भगृह को वर्गाकार या आयताकार बनाने से दर्शनार्थियों का ध्यान दीवार में संगमरमर की नक्काशियों पर अधिक जाता। सेमी सिलेंड्रिकल शेप में होने पर भक्तों का मेन फोकस रामलला की मूर्ति पर रहेगा। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर, तेलंगाना की खदानों के ग्रेनाइट और मकराना का सफेद संगमरमर, राम मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने से लाई गई चीजों से सुसज्जित हो रहा है। मंदिर के दरवाजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लाए गए सागौन की लकड़ी से बनाए जा रहे हैं। गर्भगृह के दरवाजे पर सागौन की लकड़ी के ऊपर शुद्ध सोना मढ़ा होगा। श्री राम का जयकारा लगाते हुए राम भक्त जब सिंह द्वार से गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, मंदिर की दीवारें और पिलर गुलाबी बलुआ पत्थरों की जगह सफेद संगमरमर में बदलते जाएंगे। ये जो पूरा मंदिर है, इसमें 392 पिलर्स बनाए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे 166 पिलर्स हैं और सब पिलर पे इस तरह का सुंदर काम नक्काशी का किया गया है। मूर्तियों को उकेरा गया है। ज़्यादातर मूर्तियाँ इस ग्राउंड फ्लोर पे तैयार हो गई हैं, उकेरी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ बाकी हैं और यहाँ पे फर्श का काम बाकी है। अब इसी रास्ते चलते हुए इन सारे मंडपों को पार करते श्रद्धालु गर्भगृह जा सकेंगे और गर्भगृह में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। हिंदुस्तान में हर साल हजारों मंदिर बनते हैं, सैकड़ों मंदिरों का पुनरुद्धार होता है, लेकिन राम मंदिर रोज रोज नहीं बनता। 500 साल के इंतजार के बाद जो मंदिर बन रहा है वो भव्य, दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। अयोध्या का राम मंदिर बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। राम मंदिर के 5 मंडपों से गुजरते समय हिंदुओं के 500 साल का संघर्ष जीवंत हो जाएगा। गर्भगृह के ठीक सामने गूढ़ मंडप है। यह भक्तों के लिए लास्ट स्टॉपेज होगा। इसके आगे रामलला का गर्भगृह है, जहां स्वयं प्रभु श्री राम विराजित होंगे। गूढ़ मंडप सबसे बड़ा है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। अभी भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। 3 मंजिल वाले गूढ़ मंडप के फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का काम अभी चल रहा है। गूढ़ मंडप से पहले आता है नृत्य मंडप, जो विश्वास और आस्था का शीर्ष है। रंग मंडप यानी दर्शन के उत्साह से भरपूर। इसी तरह प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप अपने नाम के अनुसार महत्व रखते हैं। राम मंदिर का हर मंडप नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली का जैसा विवरण पुस्तकों में मिलता है, ठीक वैसा ही स्ट्रक्चर राम मंदिर में दिखता है।
32 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ मंदिर में ये मंडप बनाए गए हैं। अलग अलग मंडप हैं यहाँ पर, दोनों तरफ मंडप बनाए गए हैं। नित्य मंडप, रंग मंडप, गृह मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। अब ये जितने मंडप हैं, शुरू में यहाँ गणेश जी, गरुण और भगवान देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगेंगी और ये मंडप अलग अलग थीम से बनाए गए हैं और सुंदर नक्काशी पूरे जो ये मंडप है इसमें दिखाई देगी। छत में बहुत सुंदर नक्काशी है यहाँ पर। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये मंडप क्योंकि गणेश जी का है तो इसमें गणेश जी की मूर्तियाँ नीचे उकेरी गई हैं। कुछ इस तरह की मूर्ति के जो आर्टिस्ट हैं वो गणेश जी की यहाँ पर उकेर रहे हैं। अयोध्या की इन ताजा तस्वीरों को देखकर आपको लगता होगा कि क्या प्राण प्रतिष्ठा होने तक सारा काम हो जाएगा? क्या मंदिर का जैसा मॉडल दिखाया गया वैसा मंदिर 22 जनवरी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा? जवाब है नहीं। अभी मंदिर निर्माण के फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले फर्स्ट फेज का काम ही पूरा होगा। फर्स्ट फेज में भूतल ग्राउंड फ्लोर पर 5 मंडप का काम पूरा होगा। सबसे महत्वपूर्ण गर्भगृह का निर्माण पूरा हो जाएगा। गर्भगृह तक पहुंचने का मार्ग भी तैयार हो जाएगा। राम भक्त जिन सीढ़ियों से मंदिर तक पहुंचेंगे वो सीढ़ियां और सिंहद्वार भी पूरी तरह बन तैयार हो जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर करीब 170 पिलर हैं। हर पिलर पर 25 से 30 देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां तराशी जा रही हैं। इस साल दिसंबर के अंत तक 70 पिलर्स पर ही मूर्तियां तराशने का काम होगा। ये 70 पिलर उस मार्ग पर लगे हैं जहां से श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। निर्माण का फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा होगी। रामलला के दर्शन शुरू होंगे। उसके बाद भी फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर का काम चलता रहेगा। सेकेंड फेज में फर्स्ट फ्लोर, शिखर, लोअर प्लिंथ और पेरीफेरी यानी परकोटे का निर्माण होगा। इस दूसरे फेज में 13 छोटे मंदिरों का निर्माण होगा। साथ में एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। यह दूसरा फेज दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। राम मंदिर का जो प्लान आपने टीवी पर देखा है, राम मंदिर का जो मॉडल आपको दिखाया गया है, वैसा राम मंदिर दिसंबर 2024 में तैयार होगा। इस राम मंदिर में राम दरबार फर्स्ट फ्लोर पर होगा। वहां श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की मूर्तियां होंगी। इसके ऊपर भी एक फ्लोर होगा। उस सेकेंड फ्लोर पर आम श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। राम मंदिर के अंदर 14 मंदिर किनके होंगे, ये मंदिर कहां कहां बनेंगे, चलिए विस्तार से बताते हैं। मगर उससे पहले राम मंदिर के परकोटे के बारे में जान लीजिए। राम मंदिर के चारों ओर आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप का यह आकृति जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये है राम मंदिर का परकोटा। एक अनुमान है कि राम मंदिर निर्माण पर करीब 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से मुख्य मंदिर बनाने में 700 से 800 करोड़ रुपए का खर्च होगा, जबकि परकोटा बनाने पर 950 करोड़ का खर्च होगा। हैरान हो गए ना? लेकिन ये सच है। राम मंदिर में 4 लाख घन फीट पत्थर लग रहा है। परकोटा बनाने में 9 लाख घन फीट पत्थर लग रहा है। पत्थर के अलावा परकोटे में ज्यादा ग्रेनाइट लग रहा है, ज्यादा मार्बल लग रहा है। राम मंदिर में दर्शन के बाद भक्तगण इसी परकोटे में चलकर मंदिर में परिक्रमा करेंगे।